शफर साहब, पहले प्रॉपर्टी पे अगर बात कर लें, अब मिफ्ता इस्माइल साहब की तो राय के फ़ौरन ही होगा, जो होगा ये बाद में नहीं हो सकता है, टैक्स स्टेटमेंट को आना चाहिए, इनके जो बायर्स हैं उनको आना चाहिए ज़रा, ये बिल्डर्स के अलावा। और ये फिर कौन पाबंद करे? क्या बिल्डर पाबंद करेगा कि जी आपको ये प्रोजेक्ट ही है, या फिर जो लैंड के हवाले से कि फाइलें घूमती रहती हैं बजाय इसके कि एक्चुअल ट्रांसफ़र हो रही हो, क्या किस तरह के? इसकी पहले थोड़ा सा हम इसको समझ जाएं। मैं अतीक बीर की साहब की बात नहीं कर रहा। अतीक बीर का सेक्टर और जो खोकर साहब का सेक्टर है, इसके अंदर बहुत बड़ी अमाउंट में हर साल एक अनटैक्स मनी आ जाता है, एग्रीकल्चर में भी और प्रॉपर्टी में। दुकानदार की बात कर लूँ, मैं जरूरी नहीं कि हर एक में 4-5 करोड़ रुपए वो आउट ऑफ बुक्स कमा लेता है। अब 4-5 करोड़ रुपए आउट ऑफ बुक्स कमाएगा तो वो जाता है उन सिमसम के पास। ये आपस में रिश्तेदार हैं। जब तक वो सही नहीं होगा, ये सही नहीं होंगे, ये सही नहीं होगा, वो सही नहीं होगा। ये बात अगर हमें समझ आ जाए ना तो हम पाकिस्तान को समझ सकते हैं। वो कभी काम नहीं कर सकता जब तक इनका सेक्टर में से ये पैसा आता रहेगा। इस सेक्टर में से हर छोटा मोटा दुकानदार भी मर गिर के भी, मैं जरूरी नहीं, मैं एवरेज में कह रहा हूँ 5-6 करोड़ रुपए आउट ऑफ बुक्स कमाता है। अब वो क्या करे उसके पास सबसे आसान छोटे दुकानदार के लिए, छोटे कारोबारी के लिए ये होता है कि रियल एस्टेट बाय कर ले, प्लॉट बाय कर लिया, फ्लैट बाय कर लिया, ये पार्किंग लॉट है। लेकिन मैं बिल्कुल आम आदमी की बात कर रहा हूँ, ये पार्किंग लॉट है। तो जब तक ये बाजार से पैसा निकलता रहेगा, वो आगे वाला पैसे को यूज करता रहेगा। ये आपस में विशेष सर्कल है। इस विशेष सर्कल को तोड़ना है आपने। ये विशेष सर्कल नहीं टूटेगा तो आप कुछ भी कर लें, कुछ नहीं होगा। एग्रीकल्चर पे भी अप्लाई होता है फिर? नहीं, एग्रीकल्चर भी पैसा आएगा तो एग्रीकल्चर भी वही चीज है ना। एग्रीकल्चर भी वही टैक्स चीज है कि जहां से पैसा आ रहा है, अब वो कहाँ पार्क करेगा उसको, ठीक है ना। अब वो पार्क करेगा, जाके उसको प्लॉट लेगा, प्लॉट के बाद इसके पास जो दुकानदार है खास तौर पर, उसके पास उसका रिकॉर्ड नहीं है, टैक्स नहीं दिया उसने, तो वो जाके प्रॉपर्टी लेगा 20 लाख की, दिखाएगा 10 लाख की, और 10 लाख रुपए का डिफरेंशियल उसके पास आता रहेगा। ये एक बुनियादी एक इशू है। तो अगर आप ये समझते हैं कि आप रियल एस्टेट के मैटर को हल कर लेंगे विदाउट कंसंट्रेटिंग दी अवेलेबिलिटी ऑफ अनटैक्स मनी इन पाकिस्तान, तो आप गलती कर रहे हैं। वो कुछ और प्रॉपर्टी में किसी और तरीके से काम करेगा। ये मेरा ज़ाती बिलीव है कि जब दूसरा मसला जो रिटेल ट्रेड का है वो ये है, रिटेल की मसला ये है कि इनके पास ये बेसिकली इनके 3-4 मसाइल और हैं जो हम कभी सामने नहीं लाते। मैं इनकी बात नहीं कर रहा। यही दुकानें तारिक रोड पर स्मगल सामान बेच रही होती हैं, यही दुकानें अफगान ट्रेजर का सामान बेच रही होती हैं, यही दुकानें वो सामान बेच रही होती हैं जो रिकॉर्ड में नहीं आया, टायर ट्यूब सब कुछ बेच रही होती है। तो ये बेचारे कहाँ से रिकॉर्ड देंगे? सोचो तो सही। ये मसला बार बार हाईलाइट कर चुके, तो इसका हल क्या है कि जी अगर ये अपनी सोच ही बता सकते हैं कि स्मगल लेके आए तो बेचने की रसीद कहाँ से देंगे? मैं ये कह रहा हूँ ना, ये हाईलाइट नहीं, ये रियल इशू है। इसमें ये कभी टैक्स पर इजाजत दें। देखें, ये दुकानों के ऊपर आके और छापे मारना और टायर पकड़ना है, इससे कुछ नहीं होता। ये नहीं करना चाहिए। आपने जो चीज़ रोकनी है बॉर्डर पे रोक ले। एक मरतबा पाकिस्तान की टेरिटरी में आ गया तो अगर ये लिबर्टी पे लाहौर में बिक रहा है या तारिक रोड कराची में बिक रहा है, फिर आप दुकान वालों को हरास नहीं करें। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक फिक्स टैक्स कर लें, आप 3-4 हज़ार रुपये लेकर जान छोड़ लें। चलिए मैं बारी बारी चलता हूँ। अच्छा, जो रियल एस्टेट का मसला है ना, इस पर 2 चीज़ें हैं और वो मेरी बात वो भाई एग्री करेंगे। एक होता है बिल्डर एंड डेवलपर, और एक होता है एक बिल्डर डेवलपर का टैक्सेशन है, और एक प्रॉपर्टी की बाइंग एंड सेलिंग का टैक्सेशन है। 2 अलग अलग चीजें हैं। बिल्कुल ठीक। बिल्डर एंड डेवलपर को मैं जो कंसेशन चाहिए मैं देने को तैयार हूं। वो कहता है मैंने टैक्स नहीं देना, मैं कहूँगा 10 साल नहीं दो, क्योंकि वो एक वैल्यू जनरेशन कर रहा है, वो एक उसकी जनरेशन वैल्यू हो रही है। और जो प्लॉटों की डीलिंग कर रहा है या प्रॉपर्टी बाइंग एंड सेलिंग कर रहा है, उसको मैं किसी किस्म की कंसेशन देने के लिए तैयार नहीं हूं। ठीक है, तो पहले तो ये डिसाइड करें कि बिल्डर एंड डेवलपर कौन है और प्रॉपर्टी की डीलिंग कौन कर रहा है। बिल्डर एंड डेवलपर जो है, अच्छा अब क्या है कि बिल्डर एंड डेवलपर प्लॉटी को डील भी करता है, तो वो दोनों चीज़ें मिक्सर हो जाती है। एज फार एज द बिल्डर एंड डेवलपर का प्रॉफिट कंसर्न है, उसका भी एक बहुत बड़ा इशू ये है कि अगर मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ तो मेरी सारी इनपुट की मेरे पास रसीद ही नहीं है। मेरे पास मजदूर की रसीद कहाँ से आएगी, मेरे पास सीमेंट की रसीद नहीं होती, मेरे पास सरिये की रसीद नहीं होती, तो मैं अपना अकाउंट्स कैसे दिखाऊंगा? वो जो अमार कह रहे हैं ऑनलाइन पे करें, बात नहीं कर, मैं उसकी बात मैं कह रहा हूं उनका सॉल्यूशन मैं बता रहा हूं कि आप पेमेंट ऑनलाइन करें। वो लेकर आ रहा है दिहाड़ी पे 100 मजदूर, उनसे रसीद लेगा, वो कहां से लाएगा? बताए ना मुझे, मोबाइल के जरिए ऑनलाइन कहां से लाएगा रसीद? जो 500 मजदूर हायर कर रहे हो कहां से? बताएं क्या? नहीं, मैं उस पर आता हूं बात। मैं ये कह रहा हूं ये सारी चीजें बिल्डर एंड डेवलपर और लैंड की और प्रॉपर्टी डीलिंग, ये 2 अलग अलग चीजें हैं।
जब हमने 10D बनाया था हमने बिल्डर एंड डेवलपर को अलग रखा था और लैंड की डीलिंग को अलग रखा था। मिफ्ता साहब की बात मैं बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ कि DC वैल्यू और FBR वैल्यू ख़त्म होनी चाहिए, पहली बात। मगर अगर कोई ट्रांजैक्शन 20 करोड़ से ज़्यादा की है, ठीक है, 20 करोड़ से ज़्यादा या 10 करोड़ से ज़्यादा की रखें, उसमें आप एक वैल्यूएशन सर्टिफिकेट ऐड कर दें बाय वैल्यू और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। स्टेट बैंक के वेटेड वैल्यूअर है, वो डिसाइड कर दें, आप ट्रांजेक्शन करें। मगर ये नहीं हो सकता कि DC वैल्यू के ऊपर मैं पैसे वाइट कर लूँ। दिस इज़ टोटली अनप्रेडिक्टेबल। सेकेंडली, मिफ्ता साहब की बिल्कुल बात सही है कि गवर्नमेंट के पास राइट टू बाय होना चाहिए। अगर वो गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है कि ये प्राइस सही नहीं है, हम जो कि गालिबन इंडिया में है राइट टू बाय, ठीक है, उसको इंडिया ने थोड़ा और अमेंड किया, इंडिया ने और अमेंड किया है, वो आप लेकर आए लॉ में, और ये DC वैल्यू और FC वैल्यू को ख़त्म करें, ठीक है। और प्लॉट की ट्रेडिंग और बिल्डर डेवलपर को अलग अलग करें। मैं ये चीज़ सबसे पहले लेकर आऊँगा। अतीक मिर साहब, चलिए एक सेकंड में इनकी बात कर दूँ। मैं इनकी बात ये कह रहा हूँ, ये इनका जो मसला है सर वो ये है कि इनके पास अगर ये इनका मसला भी, तो साहब एक बात कर रहे हैं फिक्स टैक्स की, मगर मुझे इसको किसी और तरीके से देखना है। अल्टीमेटली मुझे इनको सेल टैक्स में लाना है, और मेरे हिसाब से इस वक्त ये 3 टियर के, देयर आर 3 टियर ऑफ द रिटेलर्स और होलसेलर। द टियर 1 तो ऑलरेडी कंपैरेटिवली बेहतर है, वो POS वगैरह में चले गए। मैं ये मिफ्ता साहब की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, जो टियर 3 है उनको फिक्स टैक्स करें, ओके, वो कोई हर्ज नहीं है, फिक्स टैक्स कर दें उनको टियर 3 को। मसला टियर 2 के अंदर है। टियर 2 जो है, जो दरमियान, जो एक नॉट द स्मॉलर साइड बट द बिगर साइड ऑल्सो, वो टियर 2 इज द मेजोरिटी अर्नर ऑफ द प्रॉफिट। मुझे छोटा वाला जो बिल्कुल दुकानदार है, मॉम एंड पॉप शॉप है, उससे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। मगर जो दरमियान में टियर 2 है, जो कि ज्वेलर्स हैं, जो बोरी बाज़ार में बैठे हैं, जो बोतोदास में बैठे हैं, ये टियर 2 के बंदे हैं, ठीक है। वो टियर 2 इस वक्त एक्चुअली मालिकों के लिए पैसे कमा के आगे दे रहे होते हैं। आप मिल में लॉस करते हैं और इधर से पैसे निकाल लेते हैं, ठीक है। तो टियर 2 को हमें हाथ डालना है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि टियर 2 को जब मैं हाथ डालने जाता हूँ ना, अतीक साहब टियर 3 को लेके जुलूस निकाल देते हैं कि अब उस टियर 3 वाला जो है बेचारा, उसको तो मैं बात ही नहीं करता, उसके साथ तो मैं बात ही करना चाहता। वो तो बेचारा छोटा आदमी, उसे चलने दे, टियर 3 वाले को उसे चलने दे जैसे चल रहा है। आप टियर 1 और टियर 2 को हैंडल करें 5 साल तक। और मिफ्ता साहब की इस पे ये राय है कि ये जुलूस से और हड़तालों से कोई फर्क पड़ता नहीं है, अगर हुकूमत की विल हो तो ये हड़ताल वगैरह नहीं। मेरा सवाल ये नहीं होता क्या है, जो टियर 2 और टियर 1 और टियर 2 वाले हैं, वो टियर 3 को इस्तेमाल करके पूरी स्कीम की ऐसी किसी फेर देते हैं। आप समझे होता क्या है? वो होता यही है ना कि पॉलिटिकल प्रेशर 3 टियर वाले डाल देते हैं ना। मैं इसमें थोड़ा सा एक गोश्त वाला है, सॉरी इजाजत चले आप बात कर लें। गोश्त वाला है, सब्जी वाला है, दूध वाला है, वो आके खड़ा हो जाता है सामने, छोटी छोटी दुकानें वाला खड़ा हो जाता है, बरियो नवाज साहब को फैक्स करता है कि कारोबार रुक गया, वो रोक देते हैं। उसको छोड़ दे, किसी इंडिविजुअल पे बात ना करें। मेरी गुजारिश ये है कि देखें, पहले तो आप यूनिवर्सल टैक्स लगा दें। और मैं सीरियसली, मतलब मुझे नहीं समझ में आ रही कि पाकिस्तान में अगर 30-35 लाख दुकानें हैं तो हम सब पे सेल टैक्स जमा कर सकेंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो खुद बात की इन्होंने कि भाई इंडस्ट्री और जो कमर्शियल के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें भी सिर्फ 2 लाख लोग ही भरते हैं। तो ये हर दुकान के ऊपर, छोटी बड़ी दुकान के ऊपर सेल्स टैक्स लागू करना मेरे ख्याल से गलत है। आप मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे सेल टैक्स ले लें, और ले लेते हैं बहुत सारी चीज़ों का सेल टैक्स आप रिटेल के प्राइस पे, वो आप कर लें। वो इनको भी पता है कि ये कर चुके हैं, ये खुद भी कर चुके हैं। दुकानों के ऊपर मैं नहीं समझता कि सेल टैक्स जाना चाहिए। मैं सीरियसली सोच रहा हूँ कि देखें, पाकिस्तान में अगर आपको टैक्स लेना है तो सिंप्लीफाई करें। जहाँ जहाँ आप फिक्स्ड या कैपेसिटी टैक्स ले सकते हैं, वहाँ आप फिक्स्ड और कैपेसिटी टैक्स लें। टियर 1, टियर 2, टियर 3 इसको कर लें। जो इन्होंने, मेरी जो सोच थी वो ये थी कि पहले 4,000 रुपये सप्पे लगा दो, 3,000 रुपये सप्पे लगा दो, उसके बाद फिर आप सोने वालों को अलग कर लें, कार डीलर्स को अलग कर लें, जो एक्सपेंसिव डिज़ाइनर कपड़े बेचते हैं या कपड़े बेचते हैं उनको अलग कर लें, और उनसे आप अलग अलग फ़िक्स टैक्स लगा दें। लेकिन फ़िक्स टैक्स लगाएं। देखें, ये हिसाब करना जो है ना सेल टैक्स का, कि सारे मैन्युफैक्चरर से, अगर आप एक दुकानदार है उसके पास 150 मैन्युफैक्चरर्स की साम पड़ा हुआ है, उसके वो बिल्स जमा करे, वो जो सेल टैक्स का जो सेलमैन देने जा रहा है वो मैट्रिक पास नहीं होता, जो सेलमैन उनको बेचने जा रहा है, ये बिल जमा करे, फिर ये सेल टैक्स में जमा करे, ये आसान नहीं होता है और ये बहुत ज़्यादा कम्बरसम हो जाएगा। और इसका इतना हमको बिज़नेस के ऊपर बोझ नहीं डालना चाहिए। जहाँ जहाँ आप फिक्स टैक्स कर सकते हैं आप कर लें। आप 9% ऑफ GDP पे, आपको 12 पे जाना है, मतलब टैक्स टू GDP, मैं नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात नहीं कर रहा हूँ। ये इन चीज़ों से हो सकता है आसानी से। वाई आर यू पुटिंग सो मच बर्डन ऑन दीज पीपल?
सो ट्राई एंड रिड्यूस द बर्डन, आप कोशिश कम से कम करें। सिर्फ एक ये कि मैं बाकी तो तमाम हजरात से एग्री करता हूँ, समसम साहब से जो एक माजरत के साथ डिसएग्री करता हूँ कि ये इसमें आपको वक्त नहीं लेना चाहिए। लैंड की वैल्यू जो है ना, एक मरतबा आप लैंड की वैल्यू ठीक कर देंगे ना, बहुत सारा पाकिस्तान ठीक होना शुरू हो जाएगा। वैसे मैं और रियल इस्टेट के ऊपर देंगे, अगर एक डेवलपर है और वो रियल इस्टेट करता है, पैसे कमाता है तो उसके ऊपर इनकम टैक्स भर रहा है, उस पर आप एग्जेम्पशंस ना दें, उससे आप इनकम टैक्स ले लें। बड़े बड़े रियल इस्टेट डेवलपर्स होते हैं।